हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एसएल ऑल अपडेट यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम फंडामेंटल ऑफ हिस्टोरिकल मैथोलॉजी का जो सब्जेक्ट आपको दिया गया है, जिसका नाम पहले बेसिक ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च मैथोलॉजी था, उसी का नाम चेंज करके अब फंडामेंटल ऑफ हिस्टोरिकल मैथोलॉजी कर दिया गया है। उसको हम डिस्कस करने वाले हैं एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम यूनिट फर्स्ट को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे एंड यूनिट फर्स्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे को मैं अच्छे से आपको बताने वाला हूँ। एंड वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को कर पाए। एंड इसकी बुक्स अभी तक एसएल में मिली नहीं है, तो भी हमने इस कंटेंट को अच्छे से बुक से ही लेके बनाया है और जल्द ही मैं ये सारे नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का नाम बताऊं तो इस चैप्टर का नाम है ऐतिहासिक जांच की विशेषताएं, ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रकृति और सीमाओं के बारे में, जो कि फंडामेंटल ऑफ हिस्टोरिकल मैथोलॉजी का सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ऐतिहासिक अनुसंधान एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अतीत की घटनाओं, प्रवृत्तियों, विचारधाराओं और व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो ऐतिहासिक अनुसंधान है, एक जो है एजुकेशन से रिलेटेड एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो भी फ्यूचर में फ्यूचर कह रहा हूँ मैं, जो भी भविष्य में घटनाएं यानी अतीत में जितनी भी घटनाएं घटी है उनका जो है अध्ययन करना ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है, जिसमें बहुत सारी शिलाओं का जो है हम अध्ययन करते हैं। पुरानी जो भी पुस्तक लिखी गई है, अभिलेख जितने हैं, उन सब का हम अध्ययन करते हैं। इसका जो उद्देश्य है वो न केवल अतीत को समझने के लिए किया जाता है, बल्कि वर्तमान की परिस्थितियों को गहराई से व्याख्या करने और भविष्य की दिशाओं को भी रेखांकित करने के लिए होता है। ऐतिहासिक जांच की प्रक्रिया में तथ्यात्मक प्रमाणों, स्रोतों और अभिलेखों के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। यानी किसी भी इतिहास को जब लिखा जाता है तो डायरेक्ट उसे लिखा नहीं जाता है, सबसे पहले उसकी जो है जांच पड़ताल की जाती है। उसके साथ जो उस समय घटनाएं हुई थी, जितनी भी वस्तुएं मिली है उसकी सारी जांच की जाती है। जितने भी स्रोत मिले हैं, जितने भी अभिलेख मिले, जितने भी तथ्य वहाँ पे मिले हैं, जो भी हमें एविडेंस वहाँ पे मिले हैं, जो भी प्रमाण मिले हैं, उन सभी की अच्छे से जांच करके फिर जाके हम किसी भी निष्कर्ष के माध्यम पर पहुंचते हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक अनुसंधान की ही अपनी एक विशिष्ट प्रकृति और कुछ स्वाभाविक सीमाएं होती है जिनके अंतर्गत ये कार्य होता है। यही पूरा जो है हमारा ऐतिहासिक अनुसंधान कहलाता है। अब बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान और ऐतिहासिक अनुसंधान के बीच डिफरेंस क्या होता है और इनके बीच क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें सामाजिक अनुसंधान यानी सोशल रिसर्च की, तो सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज में घटित होने वाली घटनाओं, व्यवहारों, संबंधों, संस्थाओं और प्रक्रियाओं का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य सामाजिक वास्तविकताओं को समझना, सामाजिक समस्याओं को सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजना और समाज में सुधार लाने के लिए होता है। यानी जो भी सामाजिक अनुसंधान यानी सोशल रिसर्च जो होता है, वो किसी भी प्रकार से समाज में एक वास्तविकताओं को समझने के लिए तथा समाज में जो भी समस्याएं चल रही हैं उसका समाधान, उसके सल्यूशन के लिए जो है सामाजिक अनुसंधान या सोशल रिसर्च की जरूरत पड़ती है, जिसकी खोज से क्या होता है, समाज में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। अब इसके विशेषताओं की बात करें तो यह वर्तमान समाज और व्यवहार पर केंद्रित होता है। यानी जो सामाजिक अनुसंधान होता है वो जो प्रेजेंट जो सोसाइटी है, वर्तमान समाज और व्यवहार पर केंद्रित होता है। सांख्यिकी विविधताओं और आंकड़ों का प्रयोग इनमें जो है किया जाता है और प्रयोगात्मक सर्वेक्षण और परिवेक्षण आदि विधि जो है इसमें अपनाई जाती है। यह सामान्यीकरण की प्रवृत्ति के द्वार पर जो है इसमें रखा जाता है। यानी जर्नलाइज फॉर्मेट जो है इसके अंदर रखा जाता है, जो भी हमारा सोशल फॉर्म होता है। इसके ऐतिहासिक अनुसंधान यानी हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करें तो हिस्टोरिकल रिसर्च हम उसे कहते हैं जिसमें ऐतिहासिक अनुसंधान यानी अतीत की घटनाओं, विचारों, संस्थाओं और व्यक्तियों के बारे में तथ्यों के आधार पर अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य जो होता है वो अतीत की घटनाओं को जो भी अतीत में घटनाएं हुई है उसको सत्य को जो है एक एविडेंस यानी प्रामाणिकता जो है देता है और इसका जो पूरा कारण परिणाम का विश्लेषण भी करना होता है। यानी जो हमारा ऐतिहासिक हिस्टोरिकल रिसर्च जो होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर जितनी भी अतीत में घटनाएं घटी हैं
उसमें जो भी एविडेंस होता है उसका अध्ययन करना, उस एविडेंस को समझना, देन उसके बाद जो भी हमें कंक्लूजन देना है उस तक हम पहुंचते हैं। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह अतीत की घटनाओं पर केंद्रित होता है, यानी जो इसकी विशेषता होती है हिस्टोरिकल रिसर्च की, ये अतीत यानी जो भी हिस्ट्री में घटनाएं, अतीत में जो भी घटनाएं घटी हैं उस पर केंद्रित होता है। प्राथमिकता और द्वितीयक स्रोतों का जो है इसमें प्रयोग होता है, तथा जो भी इसमें प्राथमिकता और द्वितीयक स्रोतों का जो प्रयोग होता है, जैसे दस्तावेज हो गए, अभिलेख हो गया, साहित्य हो गया, यानी जो भी अतीत में जो भी साहित्य, दस्तावेज या अभिलेख मिले हैं उसके द्वारा जो है इसका पूरी प्राथमिकता दी जाती है। पुनर्निर्माण और व्याख्या पर आधारित होता है, यानी जो भी पुराना कोई ढांचा, पुरानी कोई इमारत होगी उस पर जो है ये आधारित होता है। यह विशेष घटनाओं का गहराई से अध्ययन करता है, ना कि किसी सामान्यकरण पर बल देता है। यानी ये जो विशेष घटनाएं होती हैं, जो मतलब जो हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती हो, उसका जो है गहराई से अध्ययन करता है। जो भी नॉर्मल जो भी घटनाएं होती हैं उस पर ये केंद्रित नहीं होती है। इसके बाद बात करें इन दोनों के बीच जो मुख्य अंतर यानी मेजर डिफरेंस जो इसमें हमें देखने को मिलता है, सामाजिक अनुसंधान और ऐतिहासिक अनुसंधान, तो आप ये बता सकते हैं कि इसमें जो समय की दृष्टि के अनुसार बताएं तो वर्तमान और भविष्य पर केंद्रित होता है। यानी जो सामाजिक अनुसंधान होता है इसका जो समय होता है वो वर्तमान और भविष्य पर केंद्रित होता है। वहीं ऐतिहासिक अनुसंधान की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ये अतीत यानी जो भी घटनाएं अतीत में हुई है उस पर ये केंद्रित होता है। डेटा संग्रह की बात करें तो सामाजिक अनुसंधान में सर्वेक्षणों, प्रयोगों के द्वारा डेटा का संग्रह किया जाता है। वहीं ऐतिहासिक अनुसंधान की बात करें तो इसमें जो डेटा जो भी संग्रह होता है वो दस्तावेज और अभिलेखों के द्वारा जो है संग्रह किया जाता है। इसके उद्देश्य की बात करें, यानी जो सामाजिक अनुसंधान होता है उसका उद्देश्य होता है समाज की समस्याओं को जो है समझाना और हल करना। वहीं ऐतिहासिक अनुसंधान का जो मेन प्रयोग होता है या जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है अतीत की घटनाओं का विश्लेषण करना, या यूं कहें अतीत में जो भी घटनाएं हुई हैं उन सब का अध्ययन करके कंक्लूजन तक पहुंचना, एक निष्कर्ष तक पहुंचना। विधियों की बात करें तो सामाजिक अनुसंधान में मात्रात्मक और गुणात्मक जो है विधियां प्रयोग की जाती हैं। वहीं ऐतिहासिक अनुसंधान की बात करें तो इसमें वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक जो है जो विधि होती है इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें वर्णन करके या जो भी किसी के द्वारा वर्णन किया गया है उसका विश्लेषण करके, सारे तथ्यों का अध्ययन करके फिर जाके किसी कंक्लूजन तक पहुंचा जाता है। तो इस तरीके से आप जो है सामाजिक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान को बता सकते हैं अगर आपको एग्जाम में इससे पूछा जाता है। तो अब हम बात करेंगे इसमें इतिहास की प्रकृति यानी नेचर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का जो नेचर होता है, हिस्ट्री की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है उसकी बात करेंगे। इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध जो है वर्णन नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन है जो मानव सभ्यताओं के विकास, उसके संघर्ष, उपलब्धियों और परिवर्तनशील प्रकृति को समझाने का माध्यम है। इसकी प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से जो हम स्पष्ट कर सकते हैं। यानी हिस्ट्री जो होती है वो केवल अतीत की घटनाओं का एक ब्यौरा नहीं होता, बल्कि यह एक वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। यानी एक वैज्ञानिक पद्धति होती है जिसके द्वारा हमें अतीत में घटी घटनाओं के बारे में जानकारियां मिलती है और उन जानकारियों का प्रयोग करके हम वर्तमान में जो है उसका प्रयोग करते हैं और वर्तमान में उसका वर्णन करते हैं। अब इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं या इंपॉर्टेंट जो बिंदु होती है उसमें बात करें, जो कि नेचर ऑफ हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है हमारा तथ्यात्मक। यानी जो तथ्य होते हैं, फैक्ट होते हैं, फैक्ट बेस पे जो है इतिहास जो है माना जाता है। यानी इतिहास जो है वो सत्य घटनाओं और प्रमाणों पर आधारित होता है या कल्पना या मिथक से अलग होता है और प्रमाणित तथ्यों के आधार पर ही इसकी रचना की जाती है। यानी इतिहास जो होता है वो तथ्य, फैक्ट मांगता है और फैक्ट के बेस पे ही उसकी जो है रचना की जाती है, इतिहास को लिखा जाता है। साथ साथ वो काल अनुक्रमिक यानी क्रोनोलॉजिकल होता है। यानी जो भी इतिहास लिखा जाता है वो समय के अनुसार जो है, काल के अनुसार लिखा जाता है। यानी इतिहास की घटनाओं को समय के क्रम में प्रस्तुत करता है जिससे उनके कारण और प्रभाव को अच्छे से समझा जा सके। यानी जो घटनाएं पुराने ज़माने में घटी है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हम समझे हड़प्पा सभ्यता की जो घटनाएं हैं, तो इसको बिल्कुल शुरू से लिखा जाएगा कि हाँ हड़प्पा सभ्यता क्या था, उसमें किस तरीके से नगर नियोजन प्रणाली थी, उसमें किस तरीके से लोग अपना विकास करते थे, किन किन पद्धतियों का जो है
अपनाते थे या उनका किस देशों से जो है व्यापार था, फिर उसके बाद कौन से इतिहास की घटनाएं उसके बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद कौन सा इतिहास घटा उसके बारे में बताएंगे। इस तरीके से मतलब एक काल अनुक्रम के हिसाब से जो है इतिहास को प्रस्तुत किया जाता है। इसी के साथ साथ कारण और प्रभाव पर आधारित हो, यानी कॉज एंड एनालिटिकल पर आधारित होता है। इतिहास घटनाओं के केवल वर्णन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह यह जानने का प्रयास करता है कि वे घटना क्यों हुई और उनके क्या परिणाम निकले। यानी जो भी घटना इतिहास में घटी वो बेसिकली उस टाइम पे क्यों घटी थी, उसका जो रिजल्ट निकला या उसका जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला। तो इन सारी चीज़ों पे जो है इतिहास डिपेंड होता है। इसी के बाद बात करें गतिशील यानी डायनेमिक होता है। इतिहास कोई स्थिर विषय नहीं है। जैसे जैसे नए स्रोत और प्रमाण सामने आते हैं, इतिहास की व्याख्या भी बदलती रहती है। यानी इतिहास जो है कोई स्थिर विषय नहीं है, जैसे जैसे उसमें प्रूफ एविडेंस मिलते जाते हैं वैसे वैसे जो है उसकी व्याख्या भी बदलती रहती है। यानी कोई फिक्स एविडेंस हमें देखने को नहीं मिलता है जिसके आधार पर इतिहास का हम वर्णन कर सके। मानव केंद्रित होता है यानी ह्यूमन सेंट्रिक होता है। इतिहास मुख्य रूप से मानव गतिविधियों, उनके अनुभवों और विचारों का अध्ययन करता है। यह प्रकृति या पशु जगत की घटनाओं की नहीं बल्कि मानव समाज के विकास का लेखा जोखा रखता है। यानी जो इतिहास होता है वो ह्यूमन सेंट्रिक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये प्राकृतिक घटनाओं पे आधारित नहीं बल्कि मानव समाज यानी ह्यूमन की जो सोसाइटी थी, ह्यूमन का जो समाज था वो बेसिकली उस समय कैसा था। अगर हम पुराने समय की बात करें, हड़प्पा समय की बात करें, जब हड़प्पा सभ्यता जो है भारत के अंदर जो है फल रही थी, फूल रही थी, तो उसमें भी ह्यूमन से रिलेटेड ही हम इतिहास को आज भी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी ह्यूमन सेंट्रिक जो है इतिहास हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ बात करें पुनर्निर्माण की प्रक्रिया भी हमें इसमें देखने को मिलती है। इतिहास एक पुनर्निर्माण है जिसमें इतिहासकार विभिन्न स्रोतों के आधार पर अतीत की घटनाओं को समझने और प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। विवेचनात्मक और आलोचनात्मक भी हमें देखने को मिलता है। यानी इतिहासकार न केवल घटनाओं को दर्ज करता है बल्कि उनकी विवेचना और आलोचना भी जो है अच्छे से उनका भी अध्ययन करता है। यानी जो उसकी पक्ष में क्या बातें बोली गई हैं, उसके विपक्ष में क्या बातें बोली गई हैं, दोनों का ही वो अच्छे से अध्ययन करके फिर जाके इतिहास को लिखता है। तो ये हमारे जो इतिहास से रिलेटेड यानी जो हमारा इतिहास जिन मतलब इतिहास की जो प्रकृति होती है, नेचर ऑफ हिस्ट्री होती है, ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। अब हम बात करेंगे अतीत, स्मृति और मिथक में भेद। यानी अतीत क्या होता है, स्मृति क्या होती है और मिथक क्या होता है, यानी मिथ क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे अतीत, यानी अतीत क्या है, हिस्ट्री क्या है। अतीत वह समय होता है जो बीत चुका है। इसमें वह सभी घटनाएं, क्रियाएं, अनुभव और परिवर्तन शामिल होते हैं जो वर्तमान से पहले घटित हुए हैं या व्यक्तिगत, सामाजिक या सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्तर पर जो है हो सकते हैं। यानी इतिहास, अतीत वो सब होता है जो घटनाएं भविष्य में मतलब जो पहले घटित हो चुकी है, जिसका मतलब उस घटना का अनुभव क्या है, उससे जो है परिवर्तन क्या उसमें शामिल हुए, जो वर्तमान से पहले घटित हुई घटनाएं हैं वही हमारा क्या कहलाती है, अतीत कहलाती है। जो कि समाज पे व्यक्तिगत प्रभाव और सांस्कृतिक ऐतिहासिक रूप पे किस तरीके से प्रभाव डालता है, यही सारा हमारा इतिहास जो है कहलाता है। इतिहास के मुख्य बिंदु की बात करें तो अतीत वह समय है जो अब नहीं रहा। यानी अतीत हम उसको कह सकते हैं ये वह समय है जो अब नहीं रहा। इसमें मानव जीवन की पूर्व घटनाएं, निर्णय और अनुभव शामिल होते हैं। इतिहास अतीत का एक व्यवस्थित अध्ययन है। अतीत से हम सीख लेकर वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य की योजना बना सकते हैं। यानी इतिहास से ही हम क्या कर सकते हैं, जो भी सीख लेकर जो भी हमारा वर्तमान, जो भी प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसको जो है समझ सकते हैं और भविष्य यानी जो आने वाला टाइम है उसके लिए हम योजनाएं जो है बना सकते हैं। स्मृति, यानी स्मृति का क्या अर्थ होता है, तो स्मृति व्यक्ति या समाज द्वारा अतीत की घटनाओं की वह यादें हैं जो अनुभव, भावनाओं और विचारों के रूप में मन में संचित रहती है। यानी जो मन के अंदर भावना, विचार, स्मृति जो रहती है उसी को ही हम स्मृति कहते हैं। यह अतीत को याद करने की मानसिक प्रक्रिया है जो पूरी तरह से तथ्यात्मक नहीं होती बल्कि व्यक्ति की समझ, भावना और समय के साथ बदलते दृष्टिकोण पर भी निर्भर रहती है। यानी जो लोगों के अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उस पे जो है स्मृति
डिपेंड होती है। इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो ये व्यक्ति पारक होती है, यानी हर व्यक्ति की स्मृति अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की सोच, हर व्यक्ति के विचार जो हैं अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। आंशिक और चयनात्मक होती है, यानी हम सब कुछ नहीं, केवल कुछ खास बातों को ही जो है याद रख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस आने वाले जो आपका मतलब पिछले संडे आपने क्या खाया या एक महीने पहले आपने क्या खाया पिया है, तो वो सब आपको नहीं याद रहेगा। जो स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, उन्हीं को ही सिर्फ और सिर्फ आप अपनी यादों में, अपनी स्मृति में स्मरण उसका रख सकते हैं, यानी याद रख सकते हैं उसको। भावनाओं से जुड़ी होती है, यानी जो स्मृति होती है वो भावनाओं से जुड़ी होती है। स्मृति अक्सर भावनात्मक होती है, जैसे खुशी, दुख, डर। समय के साथ साथ जो है बदलती भी रहती है, यानी स्मृति, विचार जो हमारे होते हैं वो कुछ बातें भूल जाती हैं और उनका अर्थ भी बदल सकता है, जो कि समय के साथ साथ बदलती रहती है। इतिहास से भिन्न होती है, यानी स्मृति जो है वो अतीत की व्यक्तिगत छवि है, जबकि इतिहास प्रमाणों पर आधारित होती है। यानी जो इतिहास से भिन्न हमें देखने को मिलती है स्मृति, जबकि इतिहास जो है वो हमारा प्रमाणों यानी एविडेंसों पर निर्भर रहता है। अब इसके उदाहरण की बात करें तो आपके बचपन की कोई खास घटना जो आपको याद है, वह आपकी स्मृति हो सकती है। यानी आपके बचपन में जो कोई घटना घटित हुई है वो आपको याद रहेगी, यानी वही आपकी एक स्मृति कहलाती है। किसी समाज का स्वतंत्रता संग्राम को याद करना, वह एक सामूहिक स्मृति हो सकती है। जैसे हम अगर बात करें कि हमारा जो देश आज़ाद हुआ, भारत सन 1947 में हुआ, उस समय देश को आज़ाद करने के बाद की जो घटना घटी वो सब लोगों के स्मृति में है, तो वो एक बेसिकली सामूहिक स्मृति कहलाएगी। यानी जो एक पूरे उस समय का जो समूह था, पूरे जो लोग थे, वो सबको याद था, यानी कोई एक व्यक्तिगत स्मृति नहीं कहलाएगी ये एक सामूहिक स्मृति कहलाएगी। अब मिथक यानी मिथ की बात करें, मिथ क्या होता है? तो मिथ वे पारंपरिक कथाएं या कहानियां होती हैं जो किसी समाज, संस्कृति या धर्म की आस्थाओं, मूल्य, विचारों की प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करती है। ये कथाएं ऐतिहासिक सत्य पर आधारित नहीं होती, लेकिन समाज में गहरी मान्यता और गहरी मान्यता और महत्व जो है ये रखती है। यानी मिथ जो हमारा होता है वो एक पारंपरिक कथा या कहानी हो सकती है जो किसी भी समाज या संस्कृति या धर्म की आस्था या मूल्यों पर विचारों की जो है प्रतीकात्मक रूप में जो है प्रस्तुत होती है। इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो हमारा जो मिथ होता है वो कल्पनात्मक और प्रतीकात्मक होता है, यानी मिथक में चमत्कारी घटनाएं, देवी देवता, राक्षस, अद्भुत शक्तियां आदि जो है वो शामिल होती है। संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है मिथ, यानी ये किसी भी समुदाय की परंपरा, नैतिकता और विश्वासों को भी दर्शाता है। ऐतिहासिक सत्य नहीं, यानी ऐतिहासिक सत्य को भी ये जो है मिथ जो है नहीं दर्शाता। मिथ जो है वो तथ्यात्मक नहीं होता, लेकिन समाज उन्हें सत्य की तरह ही स्वीकार करता है। यानी वो बेसिकली तथ्यात्मक होता है, लेकिन समाज, सोसाइटी जो है उसे सच के तौर पर ही स्वीकार करता है। शिक्षा प्रसाद होता है, वह कहानी अक्सर नैतिक शिक्षा देती है या जीवन को गुण सत्य समझाती है, यानी जीवन में जो गुण है, सत्य है, उसको जो है समझाती है और कहानी के थ्रू जो है एक शिक्षा हमें देती है। लोक परंपरा का हिस्सा, यह मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलता रहता है। यानी जो मिथ होता है वो लोक परंपरा के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलता रहता है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो समुद्र मंथन की कथा, जिसमें देवता और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। तो ये एक ऐसी प्रथा थी जो किसी एक पीढ़ी के लोगों ने बताया और उस पीढ़ी के लोगों ने अपनी दूसरी पीढ़ी को बताया, उस दूसरी पीढ़ी के लोगों ने अपनी तीसरी पीढ़ी को बताया, और ये घटना जो है दिन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिमाग में मिथ के तौर पर देखने को मिलती है। रामायण या महाभारत के कई प्रसंग जिन्हें लोग मिथ के रूप में भी देखते हैं, विशेषता जो है वो प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से ही देखने को हमें मिलता है। यानी पूर्ण रूप से हम ये कह सकते हैं कि मिथ कल्पना, आस्था से जुड़ी कहानियां होती हैं जो ऐतिहासिक नहीं होती, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यानी जो मिथ होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना मतलब निभाता है, लेकिन ऐतिहासिक जो नहीं होता, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इसका महत्व हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक अनुसंधान का दायरा, यानी स्कोप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च।
यानी जो अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान को जो दायरा होता है वो कहाँ तक सीमित होता है या क्या क्या उसके अंदर के कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान का दायरा बहुत व्यापक होता है, यह केवल राजाओं या युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, विचारधारा, तकनीकी और आम जन जीवन तक फैला हुआ है। इसका उद्देश्य अतीत की विविध घटनाओं और प्रक्रियाओं का विश्लेषण करके मानव सभ्यताओं के विकास को समझना होता है। यानी जो हमारा ऐतिहासिक अनुसंधान होता है उसका जो दायरा होता है वो केवल युद्ध और राजाओं तक ही नहीं सीमित होता, ये उस समय की समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, विचारधारा, तकनीक और आम लोगों का जो जनजीवन था उन सभी को जो है बताता है, उन सभी की जो है व्याख्या करता है। अब हम इसके अंतर्गत बात करेंगे ऐतिहासिक अनुसंधान के आयाम यानी डायमेंशन ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की। तो ऐतिहासिक अनुसंधान बहुपक्षीय होता है जो समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करता है। ऐतिहासिक माध्यम से इतिहासकार अतीत की घटनाएं, प्रवृत्ति और परिवर्तन का गहराई से विश्लेषण करते हैं। अब इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे सामाजिक आयाम की यानी सोशल डायमेंशन की, जो कि ऐतिहासिक अनुसंधान के संदर्भ में देखने को हमें मिलता है। यानी ऐतिहासिक अनुसंधान में जो समाज, सोसाइटी, सोशल डायमेंशन का क्या महत्व है। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐतिहासिक अनुसंधान का सामाजिक आयाम समाज की संरचना, व्यवस्था, परंपरा और वर्ग और सामान्य जनजीवन के अध्ययन से जुड़ा होता है। यह बताता है कि अतीत में लोग कैसे रहते थे, क्या सोचते थे और सामाजिक संस्था कैसे काम करती थी। यानी लोग उस समय क्या सोचते थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे, किस प्रकार की सोसाइटी वहाँ पे उस समय देखने को हमें मिलती थी। ये सभी ऐतिहासिक अनुसंधान का एक सामाजिक आयाम हमें देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मली लोगों के समाज, लोगों के सोसाइटी से रिलेटेड होता है। अब इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो ये जाति और वर्ग व्यवस्था के बारे में बताता है। यानी समाज में ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था, सामाजिक भेदभाव आदि का भी अध्ययन हमें इसी के द्वारा पता चला। जैसे प्राचीन भारत में हमें वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है, तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल इसका देखने को मिलता है। एंड इसके बाद बात करें परिवार और विवाह, यानी पारिवारिक संरचना, विवाह की परंपरा, पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक समाज भी हमें एक इसी अनुसंधान के द्वारा ही देखने को मिलता है। स्त्री की स्थिति भी हमें इसी अनुसंधान के द्वारा देखने को मिलता है, जिसमें महिलाओं की भूमिका, उनके अधिकार, शिक्षा, विवाह और समाज में स्थान किस प्रकार से उनको दिया गया, ये सब भी हमें इसी के द्वारा ही देखने को मिलता है। जैसे मध्यकाल में स्त्रियों की शिक्षा पर रोक के जो भी थे प्रावधान, वो भी हमें इसी के द्वारा देखने को मिलते हैं। श्रम और कर्म, जो भी कामगार वर्ग था, जैसे श्रमिक, किसान, दस्तकार आदि की स्थिति की जो जीवन शैली है वो भी हमें इसी सामाजिक पद्धति के द्वारा ही देखने को मिलता है, जिसमें शिक्षा और सामाजिक संस्था भी शामिल है। जैसे गुरुकुल था, मदरसे थे, पाठशाला और शिक्षा सामाजिक भूमिका जो है निभाती है। इसमें सामाजिक आंदोलन भी हमें देखने को मिलता है, जैसे समाज सुधार आंदोलन, जैसे ब्रह्मो समाज, आर्य समाज और दलित आंदोलन भी इसके अंतर्गत ही शामिल है, जो कि सामाजिक अनुसंधान के रिलेटेड ही है। रीति रिवाज और परंपराएं भी हमें देखने को मिलती है, जिसमें समाज में प्रचलित उत्सव, धार्मिक रीतियां और लोक परंपरा आदि भी जो है इसके अंतर्गत शामिल है। तो ये सारी जो है हमारे कॉन्सेप्ट है वो सारे सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक आयाम के अंतर्गत ऐतिहासिक अनुसंधान में आते हैं। तो फ्रेंड्स, सारी वीडियोस को एंड तक आप वॉच कीजिएगा, आपको डेफिनेटली ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी बट आप प्लीज़ एंड तक वॉच कीजिएगा, ताकि आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको यूनिट 1 अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि यूनिट 1 से डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे। अब हम बात करें राजनीतिक इतिहास यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री की, तो इसकी जो परिभाषा होती है, राजनीतिक इतिहास इतिहास का वह क्षेत्र है जिसमें शासक, राजवंश, योद्धा, शासन प्रणाली, नीतियां और राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यह बताता है कि अलग अलग काल में सत्ता का स्वरूप क्या था और कैसे बदलाव आया। इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो शासक और राजवंश पर आधारित, जिसमें विभिन्न काल के राजा, सम्राट और उनके राजवंश जैसे मौर्य, गुप्त, मुगल, ब्रिटिश आदि जितने भी सम्राट थे, जितने भी शासक और राजवंश थे, उसके हमें जानकारी मिलती है।
युद्ध और संधियां हमें देखने को मिलती है, जैसे जो भी युद्ध थे उसके कारण क्या थे, प्रभाव क्या था, उनका परिणाम क्या हुआ, जैसे पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ये सारे भी हमें इसी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी हमें राजनीति के अंतर देखने को मिलता है, जिसमें शासन प्रणाली कैसी थी, कानून व्यवस्था उस समय कैसा लागू था, कर प्रणाली कैसी थी, सेना आदि की जो संरचना की जाती थी वो कैसी थी, ये सभी राजनीतिक आयाम के अंतर्गत ही आते हैं। आप इन सभी पॉइंट्स को और अच्छे से पेपर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सत्ता का हस्तांतरण यानी राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर संक्रमण या एक शासन से दूसरे शासन में बदलाव किस प्रकार से हुआ, ये सभी भी हमें देखने को मिलते हैं। विदेश नीति और कूटनीति यानी उस समय जो विदेश के लिए नीति अपनाई जाती थी, जो भी कूटनीति अपनाई जाती थी वो क्या थी, तो ये भी पॉलिटिकल के अंतर्गत ही आते हैं। राज्य से आपसी संबंध, संधियां और सहयोग विरोध की रणनीति, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रवाद यानी उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक दलों की भूमिका आदि भी हमें इसी के अंतर्गत देखने को मिलती है। संविधान और राजनीतिक विकास की बात करें तो आधुनिक काल में लोकतंत्र उस समय कैसा था, संविधान का निर्माण और चुनाव प्रणाली का विकास किस तरीके से हुआ, ये सभी पॉलिटिकल के अंतर्गत ही आ जाते हैं, यानी ये सब हमारे राजनीतिक आयाम ही देखने को मिलते हैं, यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम बात करेंगे आर्थिक इतिहास यानी इकोनॉमिक हिस्ट्री की। आर्थिक इतिहास यानी आर्थिक गतिविधियों का एक ऐतिहासिक अध्ययन से शामिल है। इसके परिभाषा की बात करें तो आर्थिक इतिहास अतीत में मानव समाज की आर्थिक गतिविधियां जैसे उत्पादन, व्यापार, कृषि, कर व्यवस्था, श्रम व्यवस्था और उपभोग के तरीकों का अध्ययन करता है। यह बताता है कि समय के साथ साथ आर्थिक संरचना कैसे विकसित हुई और समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ा। इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत कृषि व्यवस्था को हम बता सकते हैं कि जमीन में मिल्कियत कैसी थी, खेती का तरीका उस समय कैसा था, तथा सिंचाई प्रणाली कैसी थी, वहाँ पे किसान की स्थिति किस प्रकार की थी, ये सारी जो है हमें आर्थिक स्थिति के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए हम बता सकते हैं जमींदारी और रैयत व्यवस्था जो हमें देखने को मिलती है ब्रिटिश काल के दौरान। व्यापार और वाणिज्य की बात करें यानी भीतरी और बाहरी व्यापार उस समय कैसा था, बाजार उस समय की कैसे थे, मुद्रा का चलन किस प्रकार से शुरू हुआ और व्यापार के लिए किस मार्ग का प्रयोग किया जाता था, ये सारे भी हम उदाहरण के रूप में बता सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप बता सकते हैं सिल्क रूट, भारतीय मसालों का व्यापार, ये सारे जो हैं हमारे आर्थिक आयाम के अंतर्गत ही आते हैं, यानी किस तरीके से हमने आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करा, वो सारे भी हम ऐतिहासिक अध्ययन के अंदर ही पढ़ते हैं। उद्योग और हस्तशिल्प की बात करें जिसमें कारोबार, शिल्पकाल, पारंपरिक उद्योग जैसे बुनाई, धातु कला और चीनी मिट्टी से बनने वाले जितने भी उद्योग थे उसमें कैसे क्रांति का प्रभाव हुआ, ये सारे फैक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। कर और राजस्व प्रणाली की बात करें तो शासक द्वारा लगाने वाले कर, भूमि कर, व्यापार कर आदि देखने को मिलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अकबर की टोडरमल प्रणाली हमें देखने को मिलती है। श्रम व्यवस्था यानी मजदूरों की स्थिति उस समय कैसी थी, गुलाम, दास प्रथा, श्रमिक आंदोलन आदि भी हमें देखने को मिलते हैं। आर्थिक नीतियों की बात करें तो शासक की आर्थिक रणनीति, उपनिवेशवाद की अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये सारे कॉन्सेप्ट भी इसी के अंदर आ जाते हैं। उदाहरण के लिए बात करें अंग्रेजों द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था का शोषण किया गया, आर्थिक बदलाव और संकट के अंतर्गत कालांतरण में नए बदलाव जैसे अकाल मंदी और व्यापार भी इसी के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो ये सारे हमारे आर्थिक आयाम हैं। अब हम बात करेंगे सांस्कृतिक और बौद्धिक इतिहास यानी कल्चरल एंड इंटेक कल्चर हिस्ट्री। तो सांस्कृतिक इतिहास यानी कल्चर हिस्ट्री क्या होती है, इसकी परिभाषा की बात करें तो संस्कृति इतिहास उस इतिहास को कहते हैं जो धर्म, कला, साहित्य, रीति रिवाज, परंपरा, स्थापत्य कला और जीवन शैली जैसे पहलुओं का अध्ययन करता है। यह बताता है कि समाज कैसा सोचता था, मान्यता कैसी थी और संस्कृति का विकास कैसे हुआ, ये सारे हमारे कल्चरल हिस्ट्री के अंतर्गत यानी सांस्कृतिक इतिहास के अंतर्गत ही आता है। कि बेसिकली उस समय का जो हमारा इतिहास था, उस समय के जो लोग थे वो किस तरीके की कला को मानते थे, किस तरीके के रीति रिवाज थे, किस तरीके की परंपरा थी, किस तरीके से वो अपनी जीवन शैली का निर्वाह करते थे, ये सारे जो है सांस्कृतिक इतिहास के अंतर्गत ही आ जाते हैं। इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो इसमें धर्म और पूजा पद्धति आ सकती है, लोक परंपरा, त्यौहार और उत्सव आ सकते हैं,
संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला कैसे उस समय की विकसित हुई, स्थापत्य यानी जो मंदिर, मस्जिद, किले, स्मारक थे वो कैसे थे, भाषा और साहित्य का विकास किस प्रकार से हुआ, शिक्षा और गुरुकुल प्रणाली किस प्रकार से लागू हुई, ये सारे हमारे जो है सांस्कृतिक इतिहास के अंतर्गत ही आ जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो अजंता एलोरा की चित्रकलाएं, भक्ति और सूफी आंदोलन, संस्कृत, तमिल, उर्दू साहित्य भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये सारे हमारे सांस्कृतिक इतिहास के अंतर्गत ही आ जाते हैं। यानी कि बेसिकली उस समय के जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने किस तरीके से इन सारी पद्धतियों का प्रयोग करके अपना विकास करा और धीरे धीरे आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे बौद्धिक इतिहास, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री की बात करेंगे। तो बौद्धिक इतिहास उन विचार, विचारधाराओं और दार्शनिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है जिन्होंने समाज को सोचने, बदलने का रास्ता दिखाया। इसमें दार्शनिक, चिंतक, समाज सुधारक और वैचारिक आंदोलनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो प्राचीन दर्शन यानी उपनिषद और बौद्ध दर्शन, मध्यकालीन विचार की बात करें तो सूफी मत, भक्ति कालीन संत, आधुनिक विचार की बात करें तो राष्ट्रवाद, समाजवाद का उदाहरण उदारवाद हमें देखने को मिलता है। शिक्षा और वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ, समाज सुधार आंदोलन जो हुए राजा राम मोहन राय द्वारा, ज्योतिबा फुले आदि के द्वारा, जो विभिन्न समुदाय के द्वारा जो भी आंदोलन हुए, ये सब हमारे बौद्धिक इतिहास के अंतर्गत ही आते हैं। उदाहरण के लिए बात करें गांधीवाद और अहिंसा, विवेकानंद का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद और अंबेडकर का सामाजिक न्याय चिंतन, ये सारे ही हमारे बौद्धिक इतिहास के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम बात करें धार्मिक इतिहास यानी रिलीजन हिस्ट्री की, तो रिलीजन हिस्ट्री जो हमारी होती है, जो कि धार्मिक इतिहास वह शाखा है जो विभिन्न धर्मों, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका विकास कैसे हुआ, उनकी आस्था, पूजा पद्धति और धार्मिक विचारों का अध्ययन करती है। यानी जो हमारा जो धार्मिक इतिहास होता है, रिलीजन हिस्ट्री होती है, वो क्या करती है, जो भी धर्म विकसित हुआ वो बेसिकली कैसे हुआ, उसने अपना प्रचार प्रसार कैसे करा, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें आस्था कैसी है, उसमें पूजा पद्धति कैसी है, इन सब पर जो है वो विचार करता है। यह धार्मिक विश्वासों, परंपराओं और संस्कृतियों के सामाजिक, संस्कृति और ऐतिहासिक प्रभाव को भी समझने का प्रयास करता है। यानी ये सारे जो है हमारे धार्मिक इतिहास के अंतर्गत ही आते हैं। इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो जो भी धर्म का वो अध्ययन करते हैं उसमें सबसे पहले वो देखते हैं कि बेसिकली इस धर्म का उद्भव यानी उदय कैसे हुआ, चाहे वो हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, ईसाई धर्म हो, इस्लाम, यहूदी हो और अन्य धर्मों का जन्म जो है वो कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, इसका अध्ययन करते हैं। तथा प्रत्येक धर्मों के स्थापना और उत्पत्ति के कारण उनके सिद्धांत और धार्मिक पंथों का भी महत्व यहाँ पर देखते हैं और उसका भी अध्ययन करते हैं। तथा जितने भी विभिन्न धर्म हैं उनके धार्मिक जो ग्रंथ हैं उसका भी वो अध्ययन करते हैं। यानी प्रमुख धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जैसे वेद हो गया, गीता हो गया, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, तरह आदि का भी वो अध्ययन करते हैं। इन ग्रंथों में धार्मिक विचार, आस्था और नैतिकता का भी निर्धारण किया जाता है। यानी जितने भी धार्मिक रिलीजन्स से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री होती है उसको लिखने से पहले इन सभी बेसिक जो कॉन्सेप्ट, बेसिक जो तथ्य होते हैं उसका भी अध्ययन किया जाता है। यानी धार्मिक प्रथाओं और रीति रिवाजों को भी देखा जाता है कि उस समय की जो पूजा पद्धति थी वो कैसी थी, त्योहार लोग किस तरीके का मनाते थे, संस्करण और अन्य धार्मिक जो अनुष्ठान होते थे वो किस प्रकार के होते थे। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, हिंदू धर्म में जो पूजा पाठ होता है वो किस प्रकार से उस समय किया जाता था, किस तरीके से किन पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता था। ईसाई धर्म में जो चर्च की प्रार्थना पद्धति है, इस्लाम में नमाज और रमज़ान मनाने की जो पद्धति है, इन सभी का भी अध्ययन किया जाता है। इसी के अंतर्गत धार्मिक इतिहास लिखने से पहले धार्मिक आंदोलन और सुधारों का भी जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। यानी समाज में जो सुधार आंदोलनों का धार्मिक संदर्भ में विकास हुआ, जैसे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और गांधी जी के द्वारा सत्य और अहिंसा के विचार, जिसमें भक्ति आंदोलन, सूफी संत का योगदान और धार्मिक पुनर्जागरण भी हमें देखने को मिलता है। यानी ये सब जितने भी आंदोलन हुए वो क्यों हुए, किस प्रकार से हुए, किस प्रकार से उसको दिशा मिली, ये सारे जो है इतिहास पद्धति के अंतर्गत ही आते हैं। धार्मिक संघर्ष और सह अस्तित्व की बात करें तो विभिन्न धर्मों के बीच संघर्ष क्या क्या देखने को हमें मिलता था उस समय, धर्म में परिवर्तन कैसे हुआ, धार्मिक कट्टरता और सह अस्तित्व की जो समस्याएं थी वो क्या थी। उदाहरण के लिए भारत में हिंदू मुस्लिम संघर्ष, कुछ रूस और धार्मिक
युद्ध भी हमें देखने को मिलता है। धर्म और समाज की बात करें तो धर्म का सामाजिक जीवन पर प्रभाव कैसे पड़ा, जातिवाद, महिला की स्थिति, शिक्षा, न्याय व्यवस्था आदि पर भी धर्म का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, जिसमें धर्म की भूमिका राजनीति और सामाजिक संरचनाओं में भी हमें देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं हिंदू धर्म में वेदों, उपनिषद और भगवत गीता में धर्म, कर्म और मोक्ष की अवधारणा किस प्रकार से जोड़ी गई। इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद का संदेश, कुरान का महत्व और इस्लामी आस्था किस प्रकार से विकसित हुई। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के सिद्धांत, धर्मचारक, परिवर्तक और निर्माण की जो अवधारणा है वो किस प्रकार से जोड़ी गई और इसके पीछे का जो फैक्ट है वो क्या है। ये सारे जो है विषय अध्ययन के ही अंतर्गत जो भी हमारा रिलीजन्स हिस्ट्री होता है उसके अंतर्गत ही ये आते हैं। अब बात करेंगे परिस्थितिकी और पर्यावरणीय इतिहास की बात करेंगे, यानी जो एनवायरमेंटल हिस्ट्री होता है वो किस प्रकार से उसका अध्ययन किया जाता है। किसी भी एनवायरमेंट, प्रकृति से रिलेटेड इतिहास लिखने के लिए किस प्रकार से जो है किन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पारिस्थितिक इतिहास और पर्यावरणीय इतिहास का उद्देश्य यह समझना है कि मानव समाज ने किस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया, पर्यावरणों के साथ उसका रिश्ता क्या था और इस संबंध में समय के साथ साथ हुए परिवर्तनों को समाज और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। ये सारे जो है हमारे जो भी मेंटल हिस्ट्री होता है उसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पारिस्थितिक इतिहास यानी इकोलॉजिकल हिस्ट्री की। तो पारिस्थितिकीय इतिहास उस अध्ययन को कहते हैं जिसमें मानव समाज और उसके पर्यावरणों के बीच रिश्ते जैसे वन्य जीव, पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, संरक्षण और उनके प्रदूषण का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव और प्रकृति के बीच किस प्रकार से तालमेल है उसका अध्ययन जो है इसी के अंतर्गत किया जाता है, इकोलॉजिकल हिस्ट्री के अंतर्गत। इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उस समय के मानव ने कैसे करा, जैसे जल, वायु, भूमि, खनिज, वनस्पति और जंगली जीवनों का उपयोग कैसे हुआ। उदाहरण के लिए भारत में जंगलों का उपयोग उस समय के लोगों ने कैसे करा। नदी घाटियों की जीवन, नदी जो है वो किस प्रकार से जीवन रेखा बनी अलग अलग समुदाय को विकसित करने के लिए। चाहे हड़प्पा सभ्यता की हम बात कर ले तो हड़प्पा सभ्यता भी आप देख सकते हैं कि सिंधु नदी, रावी नदी के किनारे जो है वो पला फूला और विकसित हुआ। यानी जितनी भी पुरानी सभ्यता है उसमें किस प्रकार से प्रकृति का भी अनुदान हमें देखने को मिलता है। प्राकृतिक संकट भी तथा हमें देखने को मिले जिसमें बाढ़, सूखा, समुद्री तूफान और इनके समाज पर प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए जो हड़प्पा सभ्यता का पतन माना जाता है वो सूखा और जल प्रबंधन की विफलता के कारण भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई उसमें प्राकृतिक आपदाएं आ गई थी, चाहे भूकंप आना हो गया या बाढ़ आना हो गया। ये सारी जितनी भी घटनाएं मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता के पतन की, तो ये सब प्राकृतिक संकट के अंतर्गत ही, यानी इकोलॉजिकल हिस्ट्री जब हम एनवायरमेंटल हिस्ट्री जो भी लिखते हैं तो उसके अंतर्गत ही ये सारे कॉन्सेप्ट का अध्ययन करके फिर जाके हम उसके इतिहास को लिखते हैं। अब इसके मानवता और पारिस्थितिक तंत्र की बात करें, जैसे कृषि का प्रसार, वन संरक्षण और वनों की अंधाधुंध कटाई। उदाहरण के लिए ब्रिटिश काल में जंगलों की कटाई की गई और खनन गतिविधियों को बढ़ाया गया, तो उससे किस प्रकार से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा। ये सारे ही अध्ययन के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब बात करेंगे पर्यावरणीय इतिहास यानी एनवायरमेंटल हिस्ट्री की। तो पर्यावरण इतिहास लिखने से पहले इतिहास प्राकृतिक और मानव जनित पर्यावरण में हुए बदलाव का अध्ययन है। यह मानवीय क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, शहरीकरण और प्राकृतिक परिवर्तन जैसे जलवायु परिवर्तन, भूकंप और समुद्र स्तर में वृद्धि के बीच संबंधों को देखता है एनवायरमेंटल हिस्ट्री। एनवायरमेंटल हिस्ट्री को लिखने से पहले मानव की प्रकृति के साथ इंटरैक्शन की जो है पद्धति को देखा जाता है, यानी देखा जाता है कि कैसे मानव ने प्रकृति का दोहन किया और इसका परिणाम क्या हुआ। उदाहरण के लिए औद्योगिक क्रांति के दौरान प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन भी हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किस प्रकार से मानव के द्वारा किया गया, जैसे कृषि, जल और ऊर्जा संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। उदाहरण के लिए शहरीकरण के कारण भूमि की कमी होना और प्रदूषण में भी वृद्धि काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। यानी दिन प्रतिदिन
जो भी जमीनों की मांग है वो बढ़ती जा रही है, लोग पेड़ों पौधों को काटते जा रहे हैं, जितने भी वन है, बड़े बड़े जंगल है, उन सब खत्म होते जा रहे हैं, तो प्रदूषण भी इससे ज़्यादा बढ़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा विकसित हो रहा है। विकास और पर्यावरण प्रभाव की बात करें तो उद्योगों का विकास किस प्रकार से हुआ, शहरीकरण, खनन और यह कैसे पर्यावरण संकट का कारण बना, इन सभी इतिहास को लिखने से पहले इस सारे मुद्दों को देखा जाता है। उदाहरण के लिए गंगा और यमुना में प्रदूषण की समस्याओं के बारे में भी आप बता सकते हैं। पर्यावरण आंदोलन की बात करें जैसे ग्रीन पीसास, वृक्षारोपण आंदोलन, जन संरक्षण आंदोलन, जो पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे हैं, ये सारे जो है हमारे एनवायरमेंटल हिस्ट्री के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम बात करेंगे अभिलेखीय अनुसंधान यानी ऐतिहासिक अध्ययन की आधारशिला क्या है। इपिग्राफी रिसर्च द फाउंडेशन ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज की। तो अभिलेख यानी इपिग्राफी का अर्थ है पत्थर, धातु, मिट्टी, तामपत्र आदि पर खुदे हुए लेखों को अध्ययन करना। जब इन लेखों का गहराई से अध्ययन किया जाता है तो उससे अभिलेखीय अनुसंधान यानी इपिग्राफी रिसर्च कहा जाता है। यानी इपिग्राफी रिसर्च का मतलब ये होता है कि जो पत्थरों पर उकेर के लिखे गए वर्ड हैं, उस पर क्या लिखा गया है उसको समझना, उसका अध्ययन करना ही इपिग्राफी रिसर्च कहलाता है। यह ऐतिहासिक अध्ययन की एक महत्वपूर्ण विधा है क्योंकि यह हमें प्राचीन समाज, शासन, भाषा, धर्म और सांस्कृतिक प्रशासन की सटीक जानकारी देता है। इसी को ही हम इपिग्राफी रिसर्च कहते हैं। मुख्य बिंदु की बात करें तो ऐतिहासिक स्रोत के रूप में महत्व, यानी जितनी भी पुरानी शिलाएं हैं, जितने भी अभिलेख है, उसका ऐतिहासिक स्रोत के रूप में क्या महत्व है, इसकी बात करें तो अभिलेख इतिहास के प्राथमिक स्रोत होते हैं। वह किसी विशेष समय की घटना, शासक, प्रशासनिक व्यवस्था और समाज की झलक को प्रस्तुत करते हैं। यानी जो भी अभिलेख होता है वो उस समय के जो भी शासक थे उसके बारे में बताता है, उस समय किस प्रकार से घटनाएं घटित हो रही थी, उस समय की जो सोसाइटी थी, उस समय का जो समाज था, उन सभी के बारे में ही हमें अभिलेख के द्वारा ही पता चलते हैं। जो प्रामाणिकता हमें देखने को मिलती है, अभिलेख आमतौर पर समकालीन होता है, यानी उस समय के समय का ही होता है, इसलिए ये जो भी प्रमाण होता है उस पर निष्पक्ष जो है माना जाता है, यानी बिना किसी के पक्ष में होते हुए ये माना जाता है। यानी उस समय की घटनाओं का अध्ययन हम काफ़ी ज़्यादा जो है अभिलेखों के द्वारा ही करते हैं। यानी किसी भी इतिहास को लिखने से पहले उस समय के जो अभिलेख, उस समय की जो पुस्तकें लिखी गई, जो भी स्मारक पे लिखी गई, यानी उकेड़ के जो भी चीज़ें लिखी गई, उन सभी का अध्ययन करके ही हम उस समय के इतिहास को लिखते हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारी की बात करें जैसे शिलालेख में राजा के आदेश, भूमि दान, कर व्यवस्था आदि का विवरण मिलता है। उदाहरण के लिए अशोक के शिलालेख से मौर्य शासन और बौद्ध धर्म के प्रसार की जानकारी हमें मिलती है। यानी जो अशोक का शिलालेख मिला है उससे हमें मौर्य शासन और बौद्ध धर्म के प्रसार की जानकारी देखने को मिलती है। धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन भी हमें इसमें देखने को मिलता है, जैसे मंदिर, स्तूप और अन्य धार्मिक स्थलों के लेखों को धार्मिक मान्यता मिलती है। त्यौहार और सामाजिक व्यवस्था का भी ज्ञान हमें अभिलेखों के द्वारा ही मिलता है। भाषा और लिपि का विकास भी हमें अभिलेखों के द्वारा ही मिलता है। अभिलेख हमें प्राचीन लिपि जैसे ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, नागरिक आदि और भाषाओं के विकास का अध्ययन करने में भी मदद करते हैं। यानी उस समय किस प्रकार की लिपि का लोग प्रयोग करते थे, ये सारे भी हमें अभिलेखों के द्वारा ही पता चलता है। अब बात करें भूगोल और समय निर्धारण की, यानी स्थानों के नाम, उनकी तिथियां, नक्षत्र आदि का भी उल्लेख उसके द्वारा ही होता है, जो कि काल निर्धारण और भूगोल की जानकारी देने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके कुछ उदाहरण में हम कह सकते हैं अशोक के शिलालेख, जिसमें ब्राह्मणी लिपि में बौद्ध धर्म का प्रसार और धर्म शासन के बारे में बता रखा है। हाथी गुफा शिलालेख, जिसमें राजा खारवेल का विवरण है। और इलाहाबाद स्तंभ, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, जिसमें सम्राट समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन भी किया गया है। तो ये जितने भी अभिलेख होते हैं, जितने भी स्तंभ होते हैं, वो सारे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो भी उस समय का इतिहास था उसको समझने में, उसका विवरण या उसका ब्यौरा तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करेंगे इसी के अंतर्गत मौखिक इतिहास यानी ओरल हिस्ट्री की, क्योंकि ओरल हिस्ट्री बेसिकली क्या होता है। मौखिक इतिहास
इतिहास का वह ऐतिहासिक अध्ययन है जिसमें अतीत की घटनाओं, अनुभवों और परंपराओं को लोगों की स्मृति, कथाओं और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से संकलित किया जाता है। यह आमतौर पर उन लोगों की आवाज़ को सामने लाता है जिनकी कहानियाँ लिखित इतिहास में दर्ज नहीं होती। यानी ओरल हिस्ट्री, मौखिक हिस्ट्री हम उसको कह सकते हैं। ये उन सब कहानियों को वर्णन करता है जिसका इतिहास में कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो लिखित स्रोतों का पूरक, यानी जहां लिखित प्रमाण नहीं होता वहां मौखिक इतिहास महत्वपूर्ण स्रोत हमें देखने को मिलता है, या महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो बनता है। सामान्य लोगों का इतिहास यानी वह राजाओं, युद्धों तक सीमित नहीं होता, बल्कि आम लोगों, महिलाओं और श्रमिक किसानों और जनजातीय आदि के अनुभवों को भी दर्ज करता है। संस्कृति और परंपराओं की भी बताता है, जैसे लोकगीत हो गया, कहानियाँ हो गई, कहावतें हो गई, रीति रिवाज, ये सभी मौखिक इतिहास का ही हिस्सा। यानी जितनी भी पुरानी कहानियाँ जो है दादा दादी या नाना नानी के ज़माने से चली आ रही है, ये सभी मौखिक इतिहास का ही एक रूप है। नवनीय इतिहास लेखन की बात करें तो आजकल मौखिक इतिहास का प्रयोग स्वतंत्रता संग्राम, विस्थापना, जाति संघर्ष और महिला आंदोलन आदि के अध्ययन में भी होता रहा है। उदाहरण के लिए बात करें, भारत पाक के विभाजन के समय लोगों का व्यक्तिगत अनुभव, स्वतंत्रता सेनानी या उनके परिवारों की मौखिक गाथा, जो भी गाथाएं थी वो हमें देखने को मिलती है। आदिवासी समुदाय की पीढ़ी दर पीढ़ी चलती लोक कथाएं, ये सभी जो है ओरल हिस्ट्री का ही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रामाणिकता की, यानी जो भी ऑथेंटिकेशन ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है उसके बारे में। परिभाषा की बात करें तो ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रामाणिकता का अर्थ है अतीत की घटनाओं, तथ्य और स्रोतों की सच्चाई से और विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता की जांच करना से शामिल है। जब कोई इतिहासकार कोई तथ्य प्रस्तुत करता है तो वह उस समय इस आधार पर स्वीकार्य होता है कि वह प्रमाणित है और निष्पक्ष और सत्य ही है। इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो प्राथमिक स्रोतों का उपयोग, यानी कोई भी इतिहासकार किसी भी इतिहास को लिखने से पहले उसके जो प्राथमिक स्रोत होते हैं उसका उपयोग करता है। जैसे प्रामाणिक इतिहास लेखन के लिए अभिलेख, मुद्राएं, दस्तावेज और मौखिक इतिहास, पुरातात्विक अवशेष जैसे प्राथमिक स्रोतों पर आधारित होने चाहिए, तथा स्रोतों की आलोचनात्मक जांच भी की जानी चाहिए। यानी स्रोत की जो तारीख है, लेखक है, उसके प्रसंग और उद्देश्य की जांच भी जरूरी होती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जो भी जानकारी दी गई है वो पक्षतापूर्ण तो नहीं है। तथ्यों का मिलान भी किया जाता है, यानी एक ही घटनाओं के विभिन्न स्रोतों से मिलाकर देखा जाना चाहिए, ताकि कोई भी भ्रम या भ्रामक तथ्य प्रस्तुत ना हो सके। यानी जो भी स्रोत लिखे जाते हैं इतिहास को, मतलब जो भी इतिहास लिखने से पहले जिन भी स्रोतों को देखा जाता है उनको काफ़ी अच्छे से मैच किया जाता है, सारे स्रोतों से मिलाया जाता है, डेट टू डेट कॉन्सेप्ट ही सामने आए। निष्पक्षता की देखा जाता है, यानी कि इतिहासकार व्यक्तिगत विचारधारा या पूर्व ग्रह से मुक्त होकर अनुसंधान जो है करना चाहते हैं, और उन्हें अनुसंधान जो है मुक्त होकर ही करना चाहिए, यानी बिना किसी पक्ष के ओर होते हुए। उदाहरण और संदर्भ की बात करें तो जो भी प्रामाणिक शोध में सभी स्रोतों को स्पष्ट संदर्भ और प्रमाण देने का आवश्यक भी। शोध की पारदर्शिता होनी चाहिए, यानी इतिहास लेखन की प्रक्रिया, शोध के तरीके और निष्पक्ष में जो है हमें ट्रांसपेरेंसी देखने ही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब इतिहास की प्रकृति और इसके कठोर, यानी ओवरऑल अभी जो हमने देखा वो शोध की जो भी शोध होता है इतिहास का, वो लेखन की प्रक्रिया और शोध के तरीके में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता होती है बिना किसी भी इतिहास को लिखने के लिए। अब हम बात करें इसके ओवरऑल कंक्लूजन की, तो इतिहास की प्रकृति, उसकी कठोर पद्धति, व्याख्यानात्मक गहराई और अतीत को समझने के लिए अपनाए गए बहुआयामी दृष्टिकोण से प्रभावित होती है। यह न केवल एक अकादमिक विषय है बल्कि सामाजिक चिंतन और विश्लेषण का एक प्रभावी माध्यम भी है, जो मानव विकास और समकालीन मुद्दे को समझने के लिए अमूल्य दृष्टिकोण प्रदान करती है। यानी बेसिकली इतिहास एक ऐसा
विषय है जो कि मानव का विकास किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से उस समय के जो मुद्दे थे उन सभी को समझने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इतिहास की विशिष्टता को स्वीकार करते हुए इसकी पद्धति एवं रूपरेखा का गंभीरता से अध्ययन करके छात्र एवं विद्वान सामान्य रूप से उन गहन प्रक्रियाओं को उजागर कर सकते हैं जिनके माध्यम से अतीत न केवल वर्तमान को आकार देगा बल्कि भविष्य की दिशा भी निर्धारित करेगा। यानी इतिहास के छात्र जो भी हैं उनको इस प्रकार से उसका अध्ययन करना चाहिए कि जिससे वर्तमान को भी एक आकार मिले बल्कि भविष्य का भी दिशा निर्धारण किया जा सके। ऐतिहासिक अनुसंधान का दायरा एक व्यापक और गतिशील दोनों होना है जो मानव अस्तित्व की जटिलताओं को प्रतिबिंबित करता है। विभिन्न आयामी और शोध पद्धतियों से जोड़कर इतिहासकार अतीत की समृद्ध समाज को विकसित करने के साथ साथ वर्तमान और भविष्य के लिए इसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट करते हैं। इतिहास का यह विस्तृत परिप्रेक्ष्य न केवल इसे एक महत्वपूर्ण अनुशासन बनाता है बल्कि ज्ञान, पहचान और प्रगति को आकार देने में इसकी स्थायी भूमिका को भी रेखांकित करता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ओवरऑल चैप्टर हिस्टोरिकल रिसर्च मैथोलॉजी का यूनिट फर्स्ट। इसकी और भी यूनिट्स जल्द ही हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो को प्लीज़ अपने किसी 5 दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ पाए। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।